साईराम छात्रों गद्यखंड से आज हम अगला पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ 5 गलता लोहा, शेखर जोशी जी की एक प्रसिद्ध कहानी आज हम पढ़ेंगे। छात्रों जैसे कि आप सभी को पता भी है कि पहला और दूसरा पाठ हम पूर्ण कर चुके थे। साथ में ही पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4 जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल पढ़ने योग्य है, इसलिए वो पाठ मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। आज हम गलता लोहा देखेंगे। आशा है कि जितने भी नोट्स मैंने आपको भेजे थे मीडिया से संबंधित और वो रचनात्मक लेखन से संबंधित हो या पत्र लेखन, आपने सभी ने ही फेयर नोटबुक में नोट कर दिए गए हों और आप अपनी फेयर नोटबुक में प्रॉपर नोट्स नोट कर रहे होंगे। छात्रों बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप समझें, उसे याद करें, और क्योंकि आपके ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर में ही रहकर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है वो पाठ्यक्रम का वीडियो भी ध्यान से देखें और जितने भी पाठ आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको भी एक बार ध्यान से देखें और समझें, और जो चीज़ समझ में नहीं आता वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क करें। सो आइए आज का पाठ पढ़ते हैं। गलता लोहा, शेखर जोशी जी की एक प्रसिद्ध कहानी हम पढ़ेंगे। और कहानी पढ़ने से पहले हम शेखर जोशी जी के विषय में पढ़ लेते हैं। सन 1932 में अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ। अल्मोड़ा उत्तराखंड, उस समय उत्तरांचल था। और प्रमुख रचनाएं कोशी की घटवार के 7 लोग, दाज्यू, हलवाहा, नीरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह, और सम्मान उन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग अलग तरीके से कहानियाँ लिखनी शुरू की, और उनमें से ही एक नाम है शेखर जोशी जी का भी। आगे किस तरह से साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई, उस समय उन्होंने पूरे उठान के नाम से दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभा में से एक शेखर जोशी जी भी हैं। समाज में मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों का एक मुख्य केंद्र रहा है। निहायत ही सजग और आडंबरहीन भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। समाज के यथार्थ को उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से उकेरा है और बारीकी से अपनी कहानियों के माध्यम से पकड़ने की कोशिश भी की है। विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है उनकी कहानियों को पढ़ते समय, सुनते समय। ऐसा करने से उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि, यथार्थ बोध बड़ा योगदान रहा है। अर्थात उन्होंने अपनी कहानियों से, अपनी रचनाओं से समाज को और अधिक समझने का जो प्रयास किया है और समझाने का जो प्रयास किया है वो क्या है, सर्वप्रथम अग्रणीय देखा जाएगा। आगे कह रहे हैं शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं में अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू का चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। सो इस तरह से वो समाज पर आधारित अपनी कहानियाँ लिखते थे। समाज के जो यथार्थता है, वर्तमान समस्याओं को उजागर करना हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, वो सब चीज़ें उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से दिया है। शेखर जोशी जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज, पोलिश में मैंने बता चुकी हूँ, और फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर जो गलता लोहा कहानी हम पढ़ेंगे वो कहानी कला का एक प्रतिनिधित्व करती है। समाज में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, उन्होंने जाति प्रथा का खंडन इस कहानी के माध्यम से किया है और उसी पर टिप्पणी, उसकी आलोचना उन्होंने यहाँ पर कहानी के माध्यम से किया है। साथ में ही वो कह रहे हैं कि बड़बोलापन भी ठीक नहीं होता है, जितना उचित होता है उतना ही हमें बोलना चाहिए, अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए, और बोलने से पहले हर चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। वास्तविकता क्या है उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए और उसी पर आधारित शब्दावली का प्रयोग भी करना चाहिए। किस तरह से कहानी को वो जाति प्रथा की ओर मोड़ते हैं, साथ में बड़बोलेपन की ओर मोड़ते हैं, और दूसरों के विश्वास को तोड़ना
कितना गलत है वही चीज़ वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ही वो ये भी बता रहे हैं कि वास्तव में परिस्थितियाँ इंसान को किस तरह से मोड़ देते हैं, इंसान के भावनाओं को, उसकी समझ को, उसको विचारों को किस तरह से मोड़ देती हैं, ये कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कहानी है गलता लोहा। किस तरह से गलता लोहा जो कहानी है वो मोहन धनराम, मोहन जो है यजमान है, मोहन पंडित है और पुरोहित है, और किस तरह से जो धनराम है वो एक लोहार है और शिल्पकार टोले से संबंधित रखता है। अब ये दो जाति, एक ब्राह्मण जाति का हुआ, एक शिल्पकार टोले का हुआ, इसी के बीच में जो जातिगत भेदभाव है वो लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। कह रहे मोहन के पैर अनायास से शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगूंज शेष थी। मोहन जो कैरेक्टर है, मोहन एक लड़का है। एक गांव की बात शेखर जोशी जी कह रहे हैं, उत्तराखंड के गाँव की बात अगर आप ले लो उसकी बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मोहन के पर अनायासी मीन्स बिना किसी सोचे समझे ही शिल्पकार टोले मीन्स जो कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे औजार बनाना हो, जो लोहार लोग होते हैं वो औजार बनाते हैं, टोले की ओर मुड़ गए। और उसके मन में शायद किसी कोने में धनराम लोहार के आफर क्या होता है, जहाँ पर लोहे के औजार बनाए जाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो औजारों को बनाएं, उधर चले गए। और शायद उसके मन में कोई विचार रहा होगा जिसको सोचकर वो उधर गया, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा है। निहाई पर रखे हुए लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धूप धूप धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी उसकी खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। अब लेखक ने यहाँ से प्रारंभ किया कि धनराम अब जो है किस तरह से मेहनत करता है, लोहार है, अपने पूर्वजों का काम उसने संभाला है और उनके पिता और दादा भी लोहार का ही काम करते थे। अब किस तरह से वो किसी चीज़ को एक आकार दे रहे हैं और दूर से मोहन सुन रहा है कि क्या उस चीज़ को वो आकार मिल रहा है या हथौड़ा खाली जा रहा है, और ये सब वो पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि उसे अपने खेतों के किनारे उग गई कांटेदार झाड़ियों को छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर के बूते एक अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी आप वैसे ही कहाँ पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना ही कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उन्हें सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पार करता था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते नहीं, एकाएक न भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। अब किस तरह से लेखक कह रहे हैं कि जो है मोहन है, उसने ये सोचकर वो लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर मीन्स एक तेज़ धार वाले औजार को लेकर अपनी खेतों की ओर गया था, और उसने सोचा था कि आज मैं खेतों में जो घास उगाई है उसे साफ कर दूंगा, परंतु पैर मुड़ गए धनराम के आफर की तरफ। अब किस तरह से जो मोहन के पिता हैं वृद्ध वंशीधर, वो वृद्ध हो चुके हैं, पहले जीवन भर उन्होंने पुरोहित का काम किया, पंडित का काम किया, परंतु अब उनसे ये सब नहीं होता। उनकी सांस की जो समस्या है उन्हें अलग है, व्रत उपवास उनसे नहीं होता। और आज यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि गणनाथ जाकर जो चंद्रदत्त जी ने उन्हें रुद्रपाठ के लिए कहा था, वो वहाँ जाना तो चाहते हैं, परंतु इतनी खड़ी चढ़ाई वो नहीं चढ़ पाएंगे, और ये समस्या है कि अब वो करें तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब किस तरह से उन्हें क्या नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं, मोहन उनका आशय नहीं समझा ही ऐसे नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे ही अनुष्ठान कर पाने का न उसमें अभ्यास ही नहीं है और न ही वैसी तीव्रता। अब किस तरह से जो पिता ने कहा तो, पर मोहन उस बात को कुछ भी नहीं समझ पाया, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ये सब जो पूजा पाठ है उन्हें नहीं समझ में आता, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। पिता की बातें सुनकर उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव ही नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अर्थात पिता ने इतनी बात की कि मुझसे नहीं जाया जा रहा है, और मोहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो इन सब कामों को नहीं जानता। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला गया था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते ही उसको लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुका है। कुंद अर्थात मीन्स वो कुछ काट नहीं सकेगा। और इस तरह से मोहन को लगा कि अब मुझे उसे पहले तेज धार देनी होगी, और इसलिए मुझे धनराम के आफर की तरफ जाना होगा। धनराम अपने बाएं हाथ में धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्टी को गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था। धौंकनी मीन्स एक पाइप टाइप का जो होता है, और आग को जलाने के लिए उसमें हवा भरने के लिए, ताकि आग क्या हो और तेज से चले। उसे उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर खाली कनस्तर में के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब इतने साल बाद दोनों ही अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। और मोहन वैसे तो ब्राह्मण जाति का शिल्पकार टोली की तरफ जाना भी लोग अशुभ मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा को यहाँ पर लेखक ने दिखाया है कि वास्तव में जाति प्रथा किस तरह से लोगों को हीन भावना उत्पन्न कर देती है, और ये सब नहीं होना चाहिए। आज हमारे समाज में ऐसी ही प्रथाएं जो हैं वो पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। किस तरह से, मोहन ने पूछा कि अब मास्टर त्रिलोक सिंह जी गुजर गए होंगे। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे। लल्ला अभी पिछले ही साल गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी से डर ही लग रहा था। दोनों हंस दिए। अब बचपन के दिनों को याद करते हुए दोनों ही हंसने लग गए कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी कैसे थे। दोनों हंसने लग गए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई बात की दुनिया में लौट गए हों, अर्थात अपने बचपन के दिनों को याद करने लग गए हों। गोपाल सिंह जी की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। अब बचपन के दिनों को दोनों याद कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक भी दर्शा रहे हैं। और चार दीवारी से उतरते हैं। थोड़ी देर से पहले धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों पर टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे ही सांप सूंघ गया हो, कड़े सुर से पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने। अब अपने बचपन को मोहन और धनराम याद कर रहे हैं। कह रहे मास्टर साहब किस तरह से आते थे, और जैसे उनके आने की भनक लगती थी वैसे ही सभी बच्चे चुपचाप बैठ जाते थे। कहाँ धमा चौकड़ी मचाते थे, उसके बाद चुपचाप वो बैठकर पढ़ने लग जाते थे, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होगी तो गोपाल सिंह जी की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूम घूम कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। और किस तरह से त्रिलोक सिंह मास्टर जी उनसे पूरा स्कूल का मॉनिटर बना दिया था। वही सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना करता था, और पहला सुर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अब मोहन और धनराम बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं। किस तरह से स्कूल का जो दृश्य है वो दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जी की बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी भी छात्र को
कोई भी सवाल न आने पर वही सवाल मोहन से पूछते थे तो उनका अनुमान सही रहता था, निकलता था। मोहन ठीक ठाक उत्तर देता तो वो संतुष्ट हो जाते थे। तब वे फिसड्डी बालक को दंड देकर भार मोहन पर डाल देते थे। अर्थात मोहन होशियार था, पुरोहित खानदान का था, इसीलिए पूरे स्कूल का मॉनिटर भी वही बनाया था। साथ में ही जब किसी बच्चे को नहीं आता था तो मोहन से पूछते थे और मोहन उसका उत्तर देते थे। फिर जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी थे वो मोहन को ही कहते थे कि अब तुम ही इस बच्चे को दंड दो, और क्या कहते थे, पकड़ इसका कान और लगवा दे इससे 10 उठक बैठक। वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसे त्रिलोक मास्टर के आदेशा पर अपने हमजोली मोहन के साथ कई बार बेद खाई है, यह कान खिंचवाए हैं। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब बचपन से ही धनराम भी उन्हीं बच्चों में से था एक, जो कि मोहन से मार खाता था, मोहन से कान खिंचवाता था, परंतु फिर भी उसे ईर्ष्या तो थी थोड़ी सी कि मास्टर साहब इसे प्रेम करते हैं, इसे मॉनिटर बनाया है। फिर भी वो प्रेम ही रखता था क्योंकि वो क्या उसका मित्र था। साथ में ही इसका कारण ये भी था कि बचपन से ही उसके मन में ये बैठ गया था कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। साथ में ही उसके अंदर, धनराम के अंदर एक ये भी भावना थी कि मोहन क्या था, ब्राह्मण है, पुरोहित है, और मैं एक लोहार का बेटा हूँ, शिल्पकार टोले से हूँ, इसलिए इसका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए वो चुपचाप वही सब चीज़ें सहन कर लेता था। मोहन का अधिकार ही समझता था। वो सोचता था, कई बार उसे जेलस फील होता था, ईर्ष्या होती थी कि हाँ मैं भी मॉनिटर होता तो कैसा होता, परंतु वो मोहन का अधिकार समझता है क्योंकि उसे लगता है कि मोहन पंडित है, ब्राह्मण टोली का है और मैं शिल्पकार टोले का हूँ, इसलिए मैं तो कभी पहुँच नहीं पाऊँगा। मैं जातिगत रूप से क्या हूँ, निम्न जाति का हूँ, मोहन क्या है, ब्राह्मण जाति का है। तो इसीलिए उसके मन में कभी प्रतिद्वंदी भी नहीं रहा और कोई ईर्ष्या उसके मन में थी, परंतु फिर भी वो प्रेम करता था। आगे किस तरह से उसे भी विश्वास था कि मोहन एक दिन नाम ऊंचा करेगा स्कूल का, क्योंकि पढ़ने में अच्छा, ब्राह्मण कुल का, कुशाग्र बुद्धि थी। ये सब सोचकर धनराम भी सोचता था कि ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मोहन कुछ काम नहीं कर सकेगा, मोहन एक दिन जीवन में जरूर कोई ऊंचे पद पर जाएगा। अब धनराम वह गांव के दूसरे खेती हर का मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल में मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उसने पूछ लिया, धनवा तेरह का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसे किसी तरह से याद कर लिया, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ बन गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई। अब किस तरह से धनराम बचपन से ही उतना होशियार नहीं था पढ़ने में जितना मोहन था। एक दिन मास्टर जी ने कभी कभार ही उस पर ध्यान देते थे। एक दिन मास्टर जी ने पूछा 13 का पहाड़ा सुना हो, परंतु धनराम को नहीं आया। फिर मास्टर जी ने डंडों से जो धनराम की हथेलियों पर डंडे ठोके और किस तरह से यहाँ तक कि डंडे टूट भी गए। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और यहाँ तक कि धनराम को ही बोल दिया कि तुम क्या करो, अब तुम्हें तो याद होगा नहीं, इसलिए तुम ही डंडी तोड़ के लेके आओ और तुम्हें ही मैं सजा दूंगा। त्रिलोक सिंह मास्टर जी का यह किस तरह से यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार का चयन करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। और जाहिर है बल्कि बकरा अपने से अधिक मास्टर को संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित कर रहा हो। अब मास्टर त्रिलोक सिंह जी का ये नियम था कि जिसको वो डंडे से पीटेंगे, डंडा भी वही तोड़ के लेके आएगा। और बच्चे भी ऐसे करते थे कि यही सोच कर ले आते थे कि हमने नहीं, दूसरों ने मार खानी, इसलिए वो भी अच्छा मोटा ताज़ा डंडा तोड़ के ले आते थे। अब क्या होता था, धनराम की मंदबुद्धि ही रही हो या मन में बैठा हुआ डर, पूरे दिन घूटा लगाने पर भी 13 का पहाड़ा उसे याद नहीं हुआ।
छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर से लड़खड़ा गया धनराम। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसे लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जवान का चाबुक चला दिया। जवान का चाबुक मीन्स ताने सुनाती। और तेरा दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। अपने थैले में 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक शुरू हुआ ही है कि बाप ने उसे धौंकने फूंकने का या सान लगाने के कामों में उलझा दिया। अब किस तरह से फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लग गए। फ़र्क इतना ही था कि जब माँ साहब त्रिलोक साहब अपनी पसंद की बेंत चुनने के लिए, अब उसके पिता ने क्या किया, हर काम में उसे लगा दिया। घन चलाने के लिए वो हो गया था। अब फ़र्क इतना था कि मास्टर साहब उसे अपनी बेंत चुनने के लिए क्या करते थे, पसंद की बेंत चुनने की छूट दे देते थे। वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी भी गलती होने पर छड़ से बेंत हत्ता जो कि हाथ पर लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से ही उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस में गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर से धनराम का ऑफर बन गया। किस तरह से मास्टर साहब ने धनराम को बहुत सारी खरी खोटी सुनाते थे, ताने सुनाते थे कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, तुम्हें विद्या का ताप कहाँ से लगाया गया। किस तरह से धीरे धीरे जैसे ही धनराम को भी ये विश्वास होने लग गया कि मैं निम्न टोले का हूँ इसलिए मुझे विद्या नहीं आएगी, और जो ब्राह्मण टोले के होते हैं, जो उच्च जाति के होते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना लिखना आता है। घर में पिता जो गंगाराम जी थे वो भी उनसे काम कराते थे, लोहार का काम कराते थे। किस तरह से धनराम ने ही मान लिया कि अब मुझे सिर्फ लोहार का ही काम करना है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात उसने पिता का ऑफर अर्थात लोहार का जो काम है वो संभाल लिया। परंतु यहाँ पर एक बात गलत है कि किसी भी अध्यापक का जो पहला कर्तव्य होता है वो बच्चों को सही मार्गदर्शन करना होता है, न कि किसी की कमियों को उजागर करके उसके अंदर हीन भावनाएं पड़ना। हमेशा दूसरों के अच्छाइयों को उजागर करें। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए, न कि उसकी कमियों को दिखाकर उसके मन में और हीन भावना पैदा की जाए। तो यहाँ पर और दूसरी बात कि जो वेद से जो दंड देते थे मास्टर साहब वो भूला जा सकता है, परंतु शब्दों का जो दंड है वो कभी भूला जा नहीं सकता। और जीवन भर धनराम के जो जवान का चाबुक त्रिलोक सिंह जी ने चलाया था वो धनराम भूल नहीं पाया। अगर मास्टर त्रिलोक सिंह जी धनराम पर और ध्यान देते और उसे अप्रिसिएट करते तो शायद धनराम एक लोहार न होकर कुछ और बन सकता था। किस तरह आगे प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह जी मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लग गए। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। अब किस तरह से धनराम तो लोहार का काम शुरू कर गया था पिता की मृत्यु होने के बाद, परंतु प्राइमरी स्कूल से मोहन को क्या मिली, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिली। और पिता भी सपने देखने लग गए कि अब बेटा शहर जाएगा, शहर में पढ़कर अच्छे से नाम कमाएगा, अच्छे से नाम रोशन करेगा। और पिता जो वंशीधर तिवारी जी थे वो भी चाहते थे कि उनका बेटा इस पुरोहिताई का काम ना करके कुछ अच्छा काम करे, ताकि जो पीढ़ियों का नाम है वो भी रोशन हो। तो दो मित्रों की एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ धनराम है जो कि मंद बुद्धि था, पढ़ने में कमज़ोर था, परंतु मास्टर जी ने उसका सहयोग नहीं दिया, उसको इस तरह से खरी खोटी सुनाए कि वो एक लोहार ही बनकर रह गया। दूसरी तरफ मोहन
जो कि एक पुरोहित ब्राह्मण कुल से है और पढ़ने में बुद्धि भी रखता है, पढ़ने में तेज है और किस तरह से उसे छात्रवृत्ति भी प्राप्त होती है। परंतु छात्रों, आगे हम देखेंगे कि वास्तव में किस तरह से परिस्थितियाँ मोड़ लेती हैं और मोहन क्या बनता है, धनराम की स्थिति कैसी होती है, वही हम आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पूरा पाठ जो है वो जाति प्रथा पर आधारित है कि किसी को भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो निम्न कुल का जो व्यक्ति है वो कुछ नहीं बन सकता। व्यक्ति अपने गुणों से और अपने कर्मों से महान बनता है, न कि किसी कुल से। अगर भीमराव अंबेडकर जी को लगा लीजिए, भीमराव अंबेडकर जी निम्न जाति के थे, परंतु उनके कर्मों से वो महान बने। संविधान का निर्माण उन्होंने किया। किस तरह से APJ अब्दुल कलाम जी को निम्न एक मछुआरे के बेटे थे, परंतु वो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। तो इस तरह से, और रावण को लगा लीजिए, रावण ब्राह्मण कुल का था, परंतु उसके कर्म इतने निम्न थे कि उसे आज पूजा नहीं जाता, उसको दशहरे में जलाया जाता है। कोई भी जाति आधार पर भी हम किसी भी व्यक्ति का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को जातिगत आधार पर हम उसको प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं। मनुष्य इस संसार में हर कोई अपने कर्मों से बड़ा और छोटा होता है। यहाँ पर जाति प्रथा का विरोध यहाँ पर दिखाया गया है और अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अब मोहन छात्रवृत्ति पाकर क्या करता है, वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।